नूर आलम खान साहब ने एक इंडिकेशन दे दिया है कि वो ये तरमीम जो है वो लेकर आएंगे ना। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। ये हुकूमत की मंशा पे, उनके कहने पे कर रहे हैं। इसमें मौलाना की मर्जी शामिल है, नहीं शामिल है? अगर शामिल है तो क्या डील हो गई है? किस किस्म के मामला देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं शामिल जी। जाहिर है उस दिन जब एजेंडा आया है 9 के 10 तो आइटम्स इनके हैं जिन आर्टिकल्स की ये बात कर रहे हैं, जिसमें ये अमेंडमेंट्स आते हैं और वो सारी इम्पैक्ट करती हैं सुप्रीम कोर्ट को और उसकी वर्किंग को। और इस वक्त जो आपको पता है जो सारा मैच पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो गवर्नमेंट का और पीटीआई का पड़ा हुआ और एस्टेब्लिशमेंट का। सो ऑब्वियसली अगर आप देखिए तो उससे 2-3 दिन पहले मौलाना साहब अनाउंस करते हैं कि मैं तहरीक नहीं चलाऊंगा पीटीआई के साथ मिलके, मैं अलहदा तहरीक अपनी रखूंगा सब कुछ। उसी दिन पता लग गया था कि जी कुछ खटका हो गया है, बिकॉज हवा तो निकल गई। पीटीआई की सड़क नहीं गर्म होती जेयूआई के वर्कर्स के बगैर। तो जितनी पीटीआई के साथ हो चुकी है, उनकी वोट डलना उनके हक में और बात है, लेकिन लोगों का सड़कों पे आके बहुत बड़े नंबर में आना वो डिफरेंट गेम है। उनके लिए बहुत क्रिटिकल था पीटीआई का। फिर उसके बाद जरदारी साहब का जाना, मिलना उनसे, देन सडनली नूर आलम खान साहब का मूव करना। चौधरी शुजात से मिलना मौलाना का, आपको याद है पहले पीपल्स पार्टी में थे जेयूआई में आने से पहले। सो उनका भी ये तमाम बिल्स को टेबल करना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हैं बारिंग वन। एक उनका बिल है जो पिनल कोड वाला हुआ है, बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 के साथ बड़े करीब हैं। नेशनल असेंबली में इनको 2-3 लोग चाहिए, 3 से 4 मैक्स। और अगर इनके साथ जेयूआई और एएनपी वोट करते हैं, और सेनेट के अंदर 2 सीट्स का गेम है सारी सेनेटर्स की। और आपको पता है नेशनल इंटरेस्ट में तो बहुत चीजें इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसमें एएनपी और जेयूआई बिल्कुल इनके साथ भी चल सकते हैं। सो ये बड़ा टच एंड गो चल रहा है, इसको हल्का ना लीजिएगा। खाली ये कोई बयानबाजी नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस मूव। नहीं मालिक साहब, बिल्कुल हल्का लेने वाली बात तो नहीं है। और अल्लाह तारा सर जो आप बता रहे हैं कि पूरा उन्होंने अरेंजमेंट डिसाइड कर लिया था। अल्लाह तारा साहब ने भी आज इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि हम आज़ाद जो पीटीआई के अरकान उनसे बात कर सकते हैं, एंड सेकेंडली हम मौलाना के साथ भी राब्ते में हैं, तो दे आर मेकिंग द अरेंजमेंट्स। अब ये बताएगा कि ये वाकई नेशनल इंटरेस्ट में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत का तो पूरा प्रोग्राम लग रहा है कि होना ही होना है। देखिए मैं तो, क्योंकि आप मुझे देख नहीं सकती, तो वो जो कोलम्स बनाते हैं ना 2 हाथों से नेशनल इंटरेस्ट ब्रैकेट में डाल के, आप समझ लें कि मैं वही कह रहा हूँ। जी मालिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये जो इस वक्त हम एक सूरत हाल देख रहे हैं, अभी आपने भी कहा 2/3 के करीब हैं, तो 2/3 करके इन्होंने करना क्या है? 2-3 काम मतलब चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, कोई 1-2 आप भी ऐड कर सकेंगे सर। एक तो नूर आलम साहब ये कह रहे हैं जजेस की ये तादाद जो है बढ़ाई जाए, 23 तक लेकर आए हैं। वो दानियाल का है, वो दानियाल साहब कह रहे हैं वो लेकर आए। दूसरी साइड पर यह है कि जजेस की उम्र जो है वो ये 65 साल से आप इसको 68 कर दिया जाए, ये भी उसमें आ रहा है। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और कोई मूव है? क्योंकि इन तमाम मूव से लगता ये है कि जस्टिस मंसूर अली ये शाह साहब जो है, इनका रास्ता रोकने के लिए ये तरामीम जो है ना लाई जा रही हैं। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि मज़ीद कोई इस तरह का चीफ जस्टिस है जो बैठ के हुकूमत को टफ टाइम दे, और मेरा ख्याल हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती होगी। सो कितने चांसेस हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस की एज का जो बिल है वो पार्लियामेंट में लाया जाए? सर नहीं, आप पहले आ जाएं सिंपली रूफ नंबर बढ़ाने पे। सर देखें, अगर नंबर बढ़ता है, मेरे प्रोग्राम में दानियाल चौधरी आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 23 का फिगर आपने कहाँ से लिया? उन्होंने कहा जी बस ले लिया। मैंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट के, आप कह रहे हैं कि आपने बिल मूव किया है, सब कुछ किया है, और आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपका प्राइवेट मेंबर्स बिल है, जाहिर है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो सारा हुआ है ना, तो 23 का फिगर कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि जी बस ऐसे ही आ गया। ऐसे ही तो नहीं फिगर्स आते ना सुप्रीम कोर्ट के, आप कॉम्प्लेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो वो तो नजर आ रहा है कि आप स्टैकिंग कर रहे हैं, कि आप एक बैलेंस कर रहे हैं। जो चीफ जस्टिस साहब का परसेप्शन ये है कि उनके लाइक माइंडेड माइनॉरिटी में है, दूसरे मेजॉरिटी में। पहला इम्पैक्ट क्या होगा? एक डिसीजन हो गया हुआ रऊफ के फैसलों में भी कि रिव्यू को लार्जर बेंच सुनेगा। अब अगर आप तादाद बढ़ा देते हैं, तो लार्जर बेंच जो होगा, उस लार्जर बेंच के अंदर आपको लाइक माइंडेड मिल जाएंगे बड़े, और बड़े बड़े क्रिटिकल केसेस के भी रिव्यूज हैं उसमें। ये रिजर्व सीट्स का भी रिव्यू है, उसमें और चीजों के भी रिव्यू है। तो जब आप खाली तादाद बढ़ाते हैं जजेस की,
तो आप इसको उस जाविये से देखें कि लार्जर बेंच पे क्या होगा। अभी 2 मिनट के लिए आप चीफ जस्टिस साहब को साइड पे करते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उनकी चीजें होंगी ना। अभी तो सिंपल एक्ट में है जो गवर्नमेंट करवा लेगी, वो तो सिंपल एक्ट को अमेंड करना मेजोरिटी से होगा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि रिव्यू पिटिशंस में अब आपके जो बेंच बनेंगे उसमें आप एक बैलेंस और क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप 8-5 नहीं होगा, फिर हो सकता है कि वो 13-5 या 13-9 हो जाए, लेकिन जिस तरफ गवर्नमेंट चाहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो अभी ये नहीं मान रहे बात, लेकिन आज इनडायरेक्टली मान ली इन्होंने मेरे शो के अंदर, वो ये थी कि ये 209 को भी चेंज करने का सोच रहे हैं। 209 में ये था कि पहले होता ये था कि कोई भी हाई कोर्ट का जज, उसको आप ट्रांसफर कर सकते थे किसी और हाई कोर्ट में जी। फिर 18th अमेंडमेंट के अंदर ये शामिल कर दिया गया कि जज की मर्जी होनी जरूरी है, उसकी कंसेंट चाहिए। अब सुना ये दोबारा उसको लेके जा रहे हैं कि जज की कंसेंट नहीं चाहिए, वो ट्रांसफर हो सकता है। अब आप इमेजिन करें, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ने खड़ा डाला हुआ है, आउट ऑफ 8 6 जजेस ने डाला हुआ है। आप इनको 4 कोर्ट्स में बांट दें, भेज दें, किसी को लाहौर भेज दें, किसी को सिंध भेज दें, तो खत्म हो गया ना मसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्राइसिस खत्म हो गया ना। सो एक बहुत मूव ऐसी चल रही है जो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर, और जिसका आगे बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं उससे। तो ये जजेस की जब तादाद बढ़ेगी तो इसका पहला इम्पैक्ट आएगा रिव्यू पिटिशंस के ऊपर, जिसका इमीडिएट पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। और अगर ये दूसरी चीजें कर लेते हैं तो उसका तो खैर लॉन्ग टर्म ही बहुत इम्पैक्ट है। अच्छा, अगर जो मेन चीज़ है जिससे मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी अपनी कंपेन ज़रा तेज़ की है, उनके पार्टी लीडर्स हैं, बयानात दे रहे हैं, ट्विटर पे भी हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है, वो काजी फैज़ ईसा साहब को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं शायद कि उनको 3 साल के लिए मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। अगर हुकूमत एक्सटेंशन का लफ्ज़ यूज़ नहीं करती, वो महज इसकी जो एज का ये एज है सुप्रीम कोर्ट के उसकी जज या चीफ जस्टिस की, वो 65 साल से वो कर देते हैं जनाब 68 ईयर, और उसमें कहीं एक्सटेंशन नहीं, और आज से ये होगा अप्लीकेबल होगा। तो क्या करेंगे कि उसको काजी फैज़ ईसा साहब, मतलब ये कानून के तहत वो जारी रखेंगे जनाब, ये कानून में लिखा है, मैंने एक्सटेंशन तो नहीं ली, अब ये उसमें लॉ आ गया, लॉ के तहत मैंने 3 साल मजीद रहना है। तो क्या वो कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से काजी साहब को एक फेस सेविंग मिल सकती है कि एक्सटेंशन तो नहीं मिली मुझे उन्होंने एज जो आगे की है सबके लिए होगी, कल को जो भी चीफ जस्टिस आएंगे उनको फ़ायदा होगा। देखिए, फैज़ ईसा साहब ने आज तक कहीं भी कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि वो इतनी बातें करते हैं, वो आराम से क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, वो दलील बिल्कुल जजेस की अपनी जगह ठीक है कि जी जजेस हर बात का जवाब नहीं देते, लेकिन मेरा ख्याल है जिस बात से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी जन्म ले रही हो उसमें जजेस बात कर भी दें तो बेहतर ही होता है। तारड़ साहब ने कहा कि जी मैंने बात पूछी थी चीफ जस्टिस साहब से, उन्होंने कहा कि मैं 3 साल वाली एक्सटेंशन या वो टेनर में नहीं इंटरेस्टेड, मैं नहीं लूंगा। ये चीज जस्टिस साहब खुद भी कह सकते हैं।